हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आइए देखते हैं आज हम कौन सा पेपर करने वाले हैं। हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस 2018 स्कूल लेक्चर का ये पेपर है। आइए देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिना वक्त बर्बाद किए हम अपना पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको संबोधित करता है। आई होप आपको ये क्लियर नजर आ रहा होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इस पेपर का हमें कितना बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन अवेलेबल है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसका फायदा उठा सकते हैं। फर्स्ट है हमारा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसे सौंपता है। टू होम डज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एड्रेस हिज रिजाइनेशन। देखिए, ऑप्शन है हमारे पास भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, राष्ट्रपति को, कानून मंत्री को, प्रधानमंत्री को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसे अपना रिजिग्नेशन देता है, तो वो देता है ऑप्शन नंबर 2 प्रेसिडेंट को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जनजातियों की कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति की जाती है। किसके कल्याण हेतु जनजातियों की। इंग्लिश में देखिए, द अपॉइंटमेंट ऑफ ए मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर शैल बी डन बाय। ऑप्शन है हमारे पास, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा, असम के राज्यपाल द्वारा, उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर 4, उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा, द गवर्नर ऑफ ओडिशा। थर्ड क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्नांकित में किस दिनांक को राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई। देखिए, ये स्कूल लेक्चर जयपुर का क्वेश्चन पेपर है, राजस्थान का, सॉरी। On the which of the following date the Rajasthan High Court permanent bench was established in Jaipur। राजस्थान के जो हाई कोर्ट की परमानेंट बेंच जयपुर में स्थापित की गई थी, उसकी यहाँ पर डेट पूछी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन देखिए हमारे, 1 नवंबर 1956, 8 दिसंबर 1976, 26 फरवरी 1978, 8 मई 1950। तो ये बेंच कहाँ पर, सॉरी, जयपुर में स्टेब्लिश की गई, लेकिन कहाँ कब की गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 8 दिसंबर 1976। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नांकित में से किस समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार अधिनियम 1996 PESA बनाया गया। इसको पैसा भी बोलते हैं। On which committee recommendation the Panchayat Extension of the Scheduled Areas Act 1996 पैसा हैज बीन फॉर्म। देखिए, ऑप्शन है इसके, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी, दया चौबीस कमेटी, पीके सुंदर कमेटी, जीवी के राव कमेटी। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा कि पंचायत एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996 ये रिलेटेड है दिलीप सिंह भूरिया कमेटी। नेक्स्ट है हमारा असर्शन एंड रीजन। असर्शन है हमारा, भारत में स्थानीय सरकारों को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इंग्लिश में देखिए, लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया हैव बीन ग्रांटेड ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। रीजन है हमारे पास, भारत में निर्वाचित स्थानीय संस्थाओं के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। यानी मीन क्या है इसका, इट इज एम टू इंश्योर द एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्टेड लोकल बॉडीज इन इंडिया। इसके हम ऑप्शन देखते हैं, ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, ए तथा आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या है, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, भारत में जो स्थानीय सरकार है उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया है। आपने देखे होंगे आर्टिकल दिए गए हैं। भारत में जो निर्वाचित स्थानीय संस्थाओं के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। तो ये जो है ये दोनों ही सही है और आर एक की सही व्याख्या है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बोथ ए आर करेक्ट, आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित विद्वानों में से किसने ये विचार दिया कि भारत में लोकतंत्र साधारणता निर्वाचनों तक सीमित हो गया है। इंग्लिश में देखिए, among the following scholar has given view that democracy in India has been reduced simply to elections। ऑप्शन है हमारे पास, एफ फ्रैंकेल, पार्थ चटर्जी, पी के वर्धन, पी कृपलानी। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 पार्थ चटर्जी। तो ऐसे कौन से स्कॉलर हैं जिन्होंने बोला है कि डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज बीन रिड्यूस्ड सिंपली टू इलेक्शन, यानी भारत में लोकतंत्र साधारणता
longevity of India's democracy had a great deal to do with its de facto constitutional feature. तो देखिए इसके ऑप्शन है अलेक्जेंड्रोविच, कंचन गुप्ता, लिस्पार्ट, नानी पालकीवाला। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है हमारा लिस्पार्ट, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज असर्सन एंड रीजन। असर्सन हम देखते हैं आजकल राजनीति की बेहतर समझ बहुत सी स्त्रियों को होती है, यानी कि नाउ डेज मैनी वुमेन हैव ए ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्किंग पॉलिटिक्स। स्टेटमेंट टू है हमारा स्त्रियों के आरक्षण के प्रावधान से स्थानीय संस्थाओं में स्त्रियों की अच्छी संख्या में मौजूदगी होती है। The provision for reservation for women has ensured the presence of a significant number of women in local bodies। आपने लोकल बॉडीज में देखा होगा वुमेन को जो है रिजर्वेशन मिला हुआ है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट हम देखते हैं ए सत्य है और मतलब एक सत्य है दूसरा गलत है, पहला सत्य है दूसरा सत्य है, पहला तथा दोनों सत्य हैं, दोनों की व्याख्या की गई है और दोनों ही सत्य हैं परंतु व्याख्या नहीं की गई है। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि आजकल जो राजनीति की बेहतर समझ है वो बहुत सी स्त्रियों को हो गई है। इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि उन्हें आरक्षण के प्रावधान कर दिए गए हैं। स्त्रियों के लिए क्या है? आरक्षण के प्रावधान है, इसलिए पॉलिटिक्स की उन्हें बेहतर समझ होने लगी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू एंड ट्रू इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्री। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसका मैं राइट आंसर बता देती हूँ, आप ये खुद से कर लीजिएगा। सबसे पहले आएगी रूसी क्रांति 3, उसके बाद आएगा अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, उसके बाद आएगा बर्लिन दीवार का पतन, उसके बाद आएगा सोवियत संघ का विघटन 1991 का। सबसे एंड में क्या आएगा? हमारा सी आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा शीत युद्ध के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? देखिए कोल्ड वॉर से रिलेटेड है। व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोल्ड वॉर इज रॉन्ग। स्टेटमेंट देखते हैं हम कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ तथा उनके मित्र राष्ट्रों के मध्य प्रतियोगितात्मक संघर्ष था। इट वाज ए कंपटीशन बिटवीन द यूएस एंड सोवियत यूनियन एंड देयर रेस्पेक्टिव एलाइज। सेकंड है ये महाशक्तियों के बीच वैचारिक युद्ध था। इट वाज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन द सुपर पावर्स। थर्ड है इसने हथियारों की होड़ को शुरू कर दिया था। इट ट्रिगर्ड ऑफ एन आर्म्स रेस। फोर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका व सोवियत संघ प्रत्यक्ष युद्ध में लिप्त हो गए थे। मीन द यूएस एंड यूएसएसआर वर एंगेज्ड इन डायरेक्ट वॉर। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है क्योंकि ये जो कोल्ड वॉर था वो डायरेक्ट वॉर नहीं था, एक ये इमेजिनरी यानी कि वैचारिक युद्ध था, ये डायरेक्ट वॉर नहीं था। तो इस तरीके से आप यहाँ से इसका आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। द यूएस एंड यूएसएसआर वर एंगेज्ड इन डायरेक्ट वॉर। ये डायरेक्ट कोल्ड वॉर इज नॉट ए डायरेक्ट वॉर। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रथम गैर साम्राज्यवादी महाशक्ति किसने कहा है? इंग्लिश में देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फर्स्ट नॉन इंपीरियल सुपर पावर। ऑप्शन है हमारे पास लियोन पनेटा, जॉन फोस्टर डेलेस, हेनरी किसिंजर, लॉरेंस एच समर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉरेंस एच समर्स। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नांकित में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने अमेरिकी नागरिकों को सैन्य उपभोग गठजोड़ के बारे में चेतावनी दी? Who among the following president of United States of America warned American citizens about the military-industrial complex (MIC)? ऑप्शन है हमारे पास हैरी एस ट्रूमैन, जॉर्ज बुश, एफ.डी. रूजवेल्ट, आइजनहावर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आइजनहावर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने सैन्य उद्योग गठजोड़ के बारे में चेतावनी दी? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स MIC, इसको याद रखिएगा, आइजनहावर। नेक्स्ट है हमारा आकांक्षाओं के महाजोड़ कोएलिशन ऑफ विलिंग्स का संबंध है। कोएलिशन ऑफ विलिंग्स इज रिलेटेड टू, पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। कुवैत की इराक से आज़ादी, इराक के खिलाफ सामूहिक संहार के हथियारों की समाप्ति का अभियान,
अफगानिस्तान पर 2001 के बाद सैनिक कार्यवाही। फोर्थ ऑप्शन है सुरक्षा परिषद का विस्तार। इंग्लिश में देखिए, द फ्रीडम ऑफ कुवैत फ्रॉम इराक, ए मिशन अगेंस्ट इराक टू डिस्ट्री अगेंस्ट द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। थर्ड है द मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट अफगानिस्तान आफ्टर 2001। फोर्थ है द एक्सपेंशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, इराक के खिलाफ सामूहिक संहार के हथियारों की समाप्ति का अभियान। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका का ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम ऑफ यूएसए वाज। ऑप्शन है हमारे पास अलकायदा या तालिबान शासन के विरुद्ध था, इराक के द्वारा जनसंहारक शस्त्र के विकास को रोकने के प्रति प्रेरित था, इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के विरुद्ध था, या फोर्थ ऑप्शन है पाकिस्तान के विरुद्ध था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अलकायदा व तालिबान शासन के विरुद्ध। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम अगेंस्ट अलकायदा एंड तालिबान रिजाइन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने ये विचार दिया कि प्रधान्यता अच्छे व्यवहार के साथ साम्राज्यवाद है? Who has given the idea that harmony in is imperialism with good manners? तो ऑप्शन है हमारे पास इमेनुअल कांट, सेकंड है वॉल्टर लिपमैन, थर्ड है जॉर्ज श्वार्ज़ेनेगर, फोर्थ है एल ओपेनहाइम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा जॉर्ज श्वार्ज़ेनेगर। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने इसे पिकासो की अजीब अमूर्त कीर्ति की तरह फैला हुआ एवं जटिल संगठन कहा? Which of the following Secretary General of United Nations describe it as sprawling and complex organization as weird Picasso of abstractions? ऑप्शन है हमारे पास डायरेक्टली, डेग हेमरसोल्ट, फुट वॉल्हिम, कोफी अन्नान। तो इसका जो राइट आंसर है ये है डेग हेमरसोल्ट। राइट आंसर क्या है? डेग हेमरसोल्ट। तो ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे जिन्होंने पिकासो की अजीब अमूर्त मूर्ति की तरह फैला हुआ एवं जटिल संगठन कहा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोपेनहेगन मानदंड शब्दावली का संबंध निम्नांकित में से किस अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन से है? The terminology Copenhagen criteria is related to which of the following international regional organization? तो ऑप्शन है हमारे पास यूरोपियन यूनियन, आर्कटिक काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र, नाटो। इसका जो राइट आंसर है वो है यूरोपियन यूनियन। कोपेनहेगन क्राइटेरिया जो है वो रिलेटेड है यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट है यूरोपियन संघ के पास यूरोपियन यूनियन हैज कॉमन ध्वज है, राष्ट्रगान है, मुद्रा है, संविधान है। तो इसका क्या है? आपको याद होगा इसका एक राष्ट्रगान भी है, इसका एक अपना अलग एंथम। सॉरी इसके और भी ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए इसका है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसकी मुद्रा भी है यूरो जिसको बोलते हैं, तो इसलिए इसका सी भी आएगा। सी देखिए आप, ABC, यानी इसका एक नेशनल फ्लैग, इसका फ्लैग भी है, इसका एंथम भी है और इसकी मुद्रा भी है, लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इस तरीके से अगर आपको पता हुआ कि यूरोपियन यूनियन के पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो आप डी को एलिमिनेट करेंगे और आसानी से आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, यानी कि फ्लैग, एंथम और करेंसी यूरो, इसकी करेंसी है यूरो। नेक्स्ट है हमारा आसियान रीजनल फोरम ARF को स्थापित किया गया। The ASEAN Regional Forum was established in 1992, 1994, 1996, 1998। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1994। आसियान रीजनल फोरम 1994 में एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट है सन 1967 में आसियान का निर्माण किया गया था। बैंकॉक घोषणा द्वारा, जापान घोषणा द्वारा, पेरिस घोषणा के द्वारा, नई दिल्ली घोषणा द्वारा। तो आसियान वाज क्रिएटेड इन 1967 किसके द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था हमारा बैंकॉक डिक्लेरेशन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बैंकॉक घोषणा के द्वारा 1967 में आसियान का निर्माण किया गया था।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फ्रॉम चाणक्य टू मोदी, एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? देखिए हिंदी और इंग्लिश में बुक्स नेम तो सेम ही होते हैं। तो ये है कांति वाजपेयी, अपर्णा पांडे, राजीव सीकरी, जोया हसन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है? अपर्णा पांडे। फ्रॉम चाणक्य टू मोदी, एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के राइटर या ऑथर हैं अपर्णा पांडे। नेक्स्ट है हमारे पास 60 यानी कि 60 वर्षों बाद बंद रहने के पश्चात तिब्बत व सिक्किम के बीच का पारंपरिक व्यापार केंद्र नाथुला दर्रा पुनः किस वर्ष खोला गया? After being closed for 60 years, the Nathula Pass, a traditional trading post between Tibet and Sikkim, was reopened in which year? 2005, 2006, 2007, 2008। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2006। यानी कि जो नाथुला दर्रा है वो अगेन कब खोला गया, कितने साल के बाद? 60 साल के बाद। और कब खोला गया? 2006 में। नेक्स्ट है हमारा, भारत की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी नाभिकीय कमान प्राधिकरण से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन पढ़ते हुए आप जरूर देखिए कि सही पूछा है या गलत पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेफरेंसेस टू न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी ऑफ इंडिया? करेक्ट पूछा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इसकी स्थापना 2003 में हुई। इसमें राजनीतिक परिषद व कार्यकारी परिषद शामिल हैं। इसकी कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो देखिए इसमें अभी नीचे ऑप्शन है ए बी सी, ए सी, ए बी सी। तो देखिए इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 2003, ये राइट है। इट कंसिस्ट ऑफ द पॉलिटिकल काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये भी राइट है। यानी कि ए और बी इसका राइट आंसर है। इसकी इट एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नहीं करते, तो ये रॉन्ग है। सी इसका रॉन्ग होगा। तो देखिए बी में भी सी है, सी में भी सी है और डी में भी सी है। इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए? इन विच ईयर इंडिया साइंड द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म? ऑप्शन है 2005, 2006, 2007, 2008। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2006। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म पर साइन कब किए गए? 2006, याद रखिएगा 2006। नेक्स्ट है हमारा, निम्नांकित विद्वानों से किसने भारत की विदेश नीति के संदर्भ में ये कहा? क्या कहा? निर्विवाद रूप से भारत का भविष्य समुद्र पर निर्भर करेगा। इंग्लिश में देखिए, who among the following scholar has stated the future of India will undoubtedly be decided on the sea in reference to the foreign policy of India? ऑप्शन है हमारे पास जसजीत सिंह, सी उदय भास्कर, सी राजा मोहन, के एम पल्लीकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 के एम पल्लीकर। किसने बोला कि भारत की विदेश नीति के संदर्भ में किसने बोला कि निर्विवाद रूप से, यानी कि अनडाउटली, कोई शक नहीं है इसमें, भारत का भविष्य जो होगा किस पर निर्भर होगा? समुद्र पर। ये याद रखिएगा, समुद्र से वो पल्लीकर जी से आप। नेक्स्ट है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा देश मेकांग गंगा कोऑपरेशन का सदस्य नहीं है? मेकांग गंगा बहुत ही इंपोर्टेंट है, ये आप याद रखिए, इसको पढ़ लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। मेकांग गंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ मेकांग गंगा? भारत, चीन, थाईलैंड, वियतनाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चीन, क्योंकि भारत, थाईलैंड, वियतनाम तीनों मेकांग गंगा कोऑपरेशन के सदस्य हैं। नेक्स्ट है हमारा, परंपरागत राजनीति सिद्धांत को परा अनुभववादी बताने वाले विचारक हैं? द थिंकर हु क्लासिफाइड द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी ट्रांस एम्पिरिकल, कार्ल पेट्रिक, रॉबर्ट डेहल, डेविड ईस्टन, मैकाइवर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है? रॉबर्ट डेहल। ऐसे कौन से थिंकर हैं जो कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी को ट्रांस एम्पिरिकल बोलते हैं? तो ये है रॉबर्ट डेहल। देखिए अभी तक जो हम ऊपर कर रहे थे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब ये जो है हमारा पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है।
अब देखते हैं हम नेक्स्ट। अब ये सारे पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य की कुछ निश्चित विशेषताएं होती हैं। द ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी हैज सर्टेन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। मानकीय दार्शनिक उन्मुखीकरण, कानूनी संस्थागत पूर्वाग्रह, वृद्ध प्रश्नों पर बल, नॉर्मेटिव एलिमेंट, फिलोसफिकल ओरिएंटेशन, लीगल इंस्टीट्यूशनल वाइज, एम्फेसाइज ऑन लार्ज क्वेश्चन। तो इसमें कौन कौन से होते हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है ए बी सी डी। ए बी सी डी। ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव से जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो नॉर्मेटिव है, फिलोसफिकल है, लीगल इंस्टीट्यूशनल है और लार्ज, इसमें एम्फेसाइज ऑन लार्ज क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नांकित विचारकों में से कौन सा भाषाई दर्शन से संबंधित है, संदर्भवाद से नहीं। Who among the following thinker has associated with linguistic philosophy not with the contextualist? क्विंटन स्किनर, विंच, पॉपॉक, लुडविग विटगेस्टीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा लुडविग विटगेस्टीन। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ये जो है ये ओनली भाषाई दर्शन से संबंधित है, संदर्भवाद से नहीं। नेक्स्ट है हमारा निम्नांकित में से विचारकों का कौन सा युग राजनीतिक सिद्धांत पतन के विचार को नकारता है। Which of the following pair of thinkers deny the idea of decline of political theory? Political theory में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है decline of political theory। तो ऐसा कौन सा पेयर है जो डिनाई करता है इस आइडिया को? अल्फ्रेड कोबा एवं रॉबर्ट टेहल, डेविड ईस्टन एवं अल्फ्रेड कोबा, लियो स्ट्रॉस एवं पीटर लेसलर, इसाया बर्लिन एवं लियो स्ट्रॉस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसाया बर्लिन एंड एवं लियो स्ट्रॉस। ये दोनों राजनीतिक सिद्धांत के पतन के विचार को नकारते हैं। नेक्स्ट है इतिहास का अंत। जैसे मानव जाति के वैचारिक उद्विकास का चरम बिंदु है तथा पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण एवं मानव सरकार की स्थापना इसका अंतिम रूप है, ये कथन किसका है? देखिए एंड ऑफ हिस्ट्री, सिर्फ एंड ऑफ हिस्ट्री याद रखिएगा और इसी से आपका आंसर आएगा फ्रांसिस फुकुयामा। क्योंकि एंड ऑफ हिस्ट्री पर किसने बात की है? वो फ्रांसिस फुकुयामा ने की है। तो ये क्या बोलते हैं इसमें? देखिए दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ मैनकाइंड इज आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी एज ए फाइनल फॉर्म ऑफ ह्यूमन गवर्नमेंट। यानी कि लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण एवं मानव सरकार की स्थापना जो है ये इसका अंतिम रूप है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फ्रांसिस फुकुयामा। द एंड ऑफ हिस्ट्री ये याद रखिएगा, इतिहास का अंत। नेक्स्ट है हमारा राजनीति विज्ञान के विज्ञान तत्व के संदर्भ में कहा जाता है। स्टेटमेंट फर्स्ट है कुल मिलाकर राजनीति विज्ञान सामान्य तौर पर स्वीकार्य अवधारणाओं की शब्दावली विकसित करने में असफल हो गया है। पॉलिटिकल साइंस हैज फेल्ड बाय एंड लार्ज टू इवॉल्व ए जनरली एक्सेप्टेड वोकैबुलरी ऑफ कॉन्सेप्ट। सेकंड है वैज्ञानिक व्याख्याओं में राजनीतिक घटनाओं की जटिलता आड़े आती है। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिकल फेनोमेना स्टैंड इन द वे ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट is true and second is false, first is false and second is true, third both first and second are true, both first and second are false। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा फर्स्ट is false and second is true। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य की व्याख्या शक्ति व्यवस्था के रूप में किसने की? Who interpreted the state as power system? स्टेट की व्याख्या शक्ति व्यवस्था यानी कि पावर सिस्टम के रूप में किसने की थी? ओपनहाइमर, मैकियावेली, लॉस्की, ग्रोसियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 मैकियावेली। स्टेट को पावर सिस्टम के रूप में किसने बोला? मैकियावेली ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा निम्नांकित विचारकों में से किस विचारक ने राज्य को एक नैतिक विचार और मानवीय आजादी की उच्चतम अभिव्यक्ति के रूप में देखा है? Who among the following thinkers portrayed as the state as an ethical ideal and the highest expression of human freedom? First is John Stuart Mill, second is John Stuart Mill, third is John Stuart Mill, and fourth is John Stuart Mill. तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 जॉन स्टुअर्ट मिल। स्टेट को पावर सिस्टम के रूप में किसने देखा है?
फर्स्ट ऑप्शन है जॉन लॉक, सेकंड है हर्बर्ट स्पेंसर, फ्रेडरिक हीगल, जेरेमी बेंथम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा फ्रेडरिक हीगल। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा राज्य के कार्यों के विषय में व्यक्तिवादियों का पक्ष किस वैज्ञानिक विचार से प्रभावित है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्टेट, द व्यू ऑफ इंडिविजुअलिस्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच साइंटिफिक आइडिया? ऑप्शन है हमारे पास मानव उद्गम सिद्धांत, योग्यतम की विजय, गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। व्यक्तिवादियों का जो पक्ष है वो किससे रिलेट, किस वैज्ञानिक विचारधारा से प्रभावित है? वो है योग्यतम की विजय। नेक्स्ट है हमारा राज्य के कार्यों के समाजवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य है अकॉर्डिंग टू द socialist theory of the function of state. State is a necessary evil, ethical ideal, positive good, a spiritual aspect. इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए पॉजिटिव गुड, यानी कि एक सकारात्मक अच्छाई। समाजवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? एक सकारात्मक अच्छाई है। नेक्स्ट है जैसे कि हम ऑस्टिन की रूखी पर वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं, वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं कि संप्रभुता के इस संदर्भ में ये कथन है, द मूवमेंट वन पासेस फ्रॉम द ड्राई certainty of the Austin conception of legality, all is confusion in the context of sovereignty. This statement belong to Glassky, Willoughby, Leacock, Giddens. तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 लीकॉक। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किस विद्वान विचारक ने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को सार्वजनिक विमर्श के लिए सशक्त यंत्र कहा? Who among the following thinker scholar has called bicameral legislature device for sounder public deliberation? ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जेम्स प्राइस, केटल, पाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 जेम्स प्राइस। बाइकैमरल लेजिस्लेचर को डिवाइस फॉर साउंडर पब्लिक डेलिब्रेशन किसने कहा? तो कहा है जेम्स प्राइस ने। देखिए याद रखिएगा बाइकैमरल लेजिस्लेचर मीन मतलब बी से और बी से ब्राइस है, यानी कि द्विसदनात्मक जो व्यवस्थापिका है उसको सार्वजनिक विमर्श के लिए सशक्त यंत्र ब्राइस ने कहा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किस विद्वान ने अपनी संक्षिप्त कीर्ति लेजिस्लेचर्स में विधायिका के पतन का उल्लेख किया है? Which of the following scholar in his short book Legislature mentioned about decline of the legislature? K.C. Weir, हरमन फाइनर, वॉल्टर बेजमोर, लेड स्टोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे K.C. Weir, ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने किस चीज की बात की है? डेक्लाइन ऑफ द लेजिस्लेचर की बात की है। और इनकी कीर्ति क्या है? इनकी जो शॉर्ट बुक है वो है लेजिस्लेचर। देखिए एक ही क्वेश्चन में कितने हैं लेजिस्लेचर, अगर बुक पूछ ली तो आप याद रखिएगा K.C. Weir की, और उसमें किस बात की गई है? डेक्लाइन ऑफ लेजिस्लेचर की। नेक्स्ट है विधायिका के उस सदनों के सही समूह को पहचानिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ द अपर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। लोकसभा, सीनेट, प्रतिनिधि सभा, राज्यसभा, लोकसभा, पार्षद सदन, राज्यसभा, सीनेट, प्रतिनिधि सभा, लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए प्रतिनिधि सभा एक निम्न सदन है, तो तीनों जगह प्रतिनिधि सभा दिया है, तो ये तो हमारा अपर हाउस हो ही नहीं सकता। इस तरीके से आप देखिए अब हमारे पास बचा है ऑप्शन नंबर 2, जिसमें राज्यसभा, इंडिया का, लोकसभा और पार्षद सदन, यानी कि राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ काउंसिलर। इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव विधायिका द्वारा करने वाला देश। द कंट्री इन व्हिच द इलेक्शन ऑफ जज ऑफ फेडरल कोर्ट इज डन बाय लेजिस्लेचर। संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव विधायिका द्वारा कौन सा देश कराता है? ऑप्शन है हमारे पास जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, हॉलैंड यानी नीदरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में न्यायाधीश का चुनाव कैसा होता है? वो विधायिका द्वारा होता है। नेक्स्ट है देखिए लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 1 में है थिंकर्स और लिस्ट 2 में है टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू डेमोक्रेसी। इसको मैच करना है।
सीमोन चैम्बर्स, आइरिस मेरियन यंग, ड्रोन हाइजे, फिलिप पेटिट। तो इसका जो पहले हम इसे मेच करते हैं। सीमोन चैम्बर्स धर्मबुद्धि लोकतंत्र, आइरिस मेरियन यंग संचरीय लोकतंत्र, जॉर्ज राइजेक विमर्शी लोकतंत्र, फिलिप पेटिट संघर्षपूर्ण लोकतंत्र। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। इंग्लिश में भी इसे मैच कर देते हैं। साइमन चैम्बर रीजनेबल डेमोक्रेसी, आइरिस मेरियन यंग कम्युनिकेटिव डेमोक्रेसी, जॉर्ज राइजेक डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, फिलिप मॉन्टेस्क्यू डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य किसी भी शासन प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र एक उत्तम व उच्च कोटि के राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है। ये कथन किसका है? देखिए, डेमोक्रेसी प्रमोट ए बेटर एंड हायर फॉर्म ऑफ नेशनल कैरेक्टर देन एनी अदर पॉलिसी व्हाटसोएवर। हुज स्टेटमेंट इज दिस? जे एस मिल, ब्राइस, लास्की, मैकाइवर। तो ये कथन किसने बोला है? ये बोला है जे एस मिल ने। याद रखिएगा, अन्य किसी भी शासन प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र एक उत्तम व उच्च कोटि के राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है। लोकतंत्र के बारे में ये डेफिनेशन किसने दी है? ये दी है जे एस मिल ने। नेक्स्ट है, संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का सही समूह है। द करेक्ट ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम इज अनेक सरकारें, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका। एक सरकार, शक्ति पृथक्करण, शक्तिशाली कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका, शक्तिशाली राज, प्रमुख आलिफित संविधान। दोहरी कार्यपालिका, संविधान संशोधन की सहज प्रक्रिया, नियंत्रित कार्यपालिका। तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए इसमें मल्टी गवर्नमेंट होती है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लिखित संविधान होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। मल्टी गवर्नमेंट सिस्टम, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या होगा? जो यहाँ सेंट्रल की गवर्नमेंट अलग, स्टेट की अलग, और यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लाक्सो एवं टागेपेरा सूचकांक संबंधित है। लाक्सो एवं टागेपेरा इंडेक्स राजनीतिक दलों से, दबाव समूह से, भ्रष्टाचार से, सरकार के प्रति नागरिकों की संतुष्टि के स्तर से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा राजनीतिक दलों से। लाक्सो एंड टागेपेरा पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा विचारक राजनीतिक दलों को संगठित भागीदारी की गैर नियोजित संस्था मानता है? Which of the following scholar consider political parties as unplanned institutions of organized partnership? Philip Selznick, A. N. Holcomb, Charles Beard, Samuel J. Alderswade। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका राइट आंसर है ए एन होलकॉम। राजनीतिक दलों को संगठित भागीदारी की गैर नियोजित संस्था यानी कि अनप्लैन्ड इंस्टीट्यूशंस किसने माना है? ए एन होलकॉम। नेक्स्ट है हमारा, लिपसेट एवं रोकन द्वारा दिया गया राजनीतिक दलों का मॉडल। लिपसेट एवं रोकन द्वारा दिया गया राजनीतिक दलों का मॉडल किस क्षेत्र के राजनीतिक दलों की उत्पत्ति पर आधारित है? The model of political parties given by Lipset and Rokan is based on origin of political parties of which region? ऑप्शन है हमारे पास पश्चिमी यूरोप, दक्षिणी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। वेस्टर्न यूरोप, साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा पश्चिमी यूरोप यानी कि वेस्टर्न यूरोप से रिलेटेड है। लिपसेट एवं रोकन ने जो राजनीतिक दलों का मॉडल दिया है वो पश्चिमी यूरोप के दलों से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा, हिटलर के तूफानी दस्ते व माओ के लाल रक्षक डुवर्जर के राजनीतिक दलों के संगठन की व्याख्या अनुसार किस श्रेणी में आएंगे? According to Duverger classification of organization within the political parties, Stormtroopers, Red Guard, Hitler and Mao respectively come under which category? Militia, Crocus, Sail, Bronze। अगर आपने डुवर्जर के राजनीतिक दलों के संगठन की व्याख्या नहीं देखी है, डुवर्जर थ्योरी आपने नहीं देखी है, तो आप देख सकते हैं, चैनल पर मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए मिलिशिया। यहाँ पर किसकी बात की गई है? हिटलर के तूफानी दस्ते और माओ के जो लाल रक्षक रेड गार्ड थे उनकी बात की गई है।
नेक्स्ट है, दबाव समूहों को गैर सरकारी शासन कहने वाले विचारक हैं द थिंकर हु सेट प्रेशर ग्रुप आर एन ऑफिशियल गवर्नमेंट। फाइनर एवं बिलोंडेल, थॉरिस्टीन, सेलिन एवं रिचर्ड लैम्बर्ट, आमंड एवं बावेल, मोटसन एवं ब्राइस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, थॉरिस्टीन, सेलिन एवं रिचर्ड लैम्बर्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शब्दावली उतार झूठ निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है? द टर्मिनोलॉजी नोबल लाई इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर? ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, हीगल, टी.एच. ग्रीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्लेटो। नोबल लाई हमारे किस थिंकर से रिलेटेड है? वो है प्लेटो से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ये थे आज के पीवाईक्यू, हमारे 50 पीवाईक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू। अगर आप अपकमिंग एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसके लिए इसको जरूर कीजिएगा, या आपके आने वाले एग्जाम के